एक स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबरदाज़ रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। जेनिफर भी मुझे बाकायदगी से मिल रही थी। उसके रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया था। श्रीकांत पार्टी को उसका मुझसे यूं खुलना मिलना सख्त नागवार गुजरता था, मगर उन बेचारों की बस में कोई बात नहीं थी। और फिर हमारा कोर्स इख्तिताम पजीर होने में 3 दिन रह गए। आखिरी 3 दिन हमें एक मखसूस इलाके में स्नाइपर मुखालिफ कार्रवाई करना थी। इसके लिए हर आदमी के हवाले पेंट एमुनिशन किया गया और ऐसी स्नाइपर राइफलें हमारे हवाले की गई जो असल स्नाइपर्स राइफलों की हूबहू नकल थी। बस असल और नकल में इतना फर्क था कि नकल से सिर्फ पेंट एमुनिशन फायर हो सकता था। पेंट राइफल से भी 600-700 मीटर के फासले तक हदफ को निशाना बनाया जा सकता था। 3 दिनों का राशन पानी हमारे पास होना था। तमाम स्नाइपर्स को जोड़ी जोड़ी की शक्ल में जंगल में जाना था। हर स्नाइपर को ऐसी घड़ी पहनने को दी गई थी जिसमें कैमरा नस्ब किया गया था। इस तरह सारे स्नाइपर्स को स्क्रीन पर देखा जा सकता था। जो स्नाइपर किसी दूसरे स्नाइपर की गोली का शिकार हो जाता वो इस कार्रवाई से निकलता जाता। इस तरह सिर्फ एक जोड़ी ने बाकी बचना था और बच जाने वाले को जीता हुआ तस्वुर किया जाता। अगर 3 दिनों के बाद भी 1 से ज्यादा जोड़ियां बच जाती तो इस सूरत में वो जोड़ी या अकेला बच जाने वाला स्नाइपर जीत का हकदार ठहरता जिसने ज्यादा स्नाइपर्स को निशाना बनाया होता। यह सारी तफसील हमें इस मिशन के आगाज से 1 दिन पहले मेजर जेम्स ने बता दी थी। उसी रात जेनिफर डिनर के बाद मेरे पास पहुंच गई। उस वक्त सरदार ली जोना के पास था। उसने कमरे में दाखिल होते ही पूछा, पता है मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाई हूँ? मैंने कहा, जादू मुझे आता नहीं, इल्हाम मुझे होता नहीं और इल्मुल गैब जानने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। उसने हंसते हुए कता कलामी की, जी तुम भी ना। अच्छा ये देखो। उसने खूबसूरत पैकिंग में एक छोटा सा डिब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने डिब्बे को उलट पलट कर हैरानी से देखा। ये क्या है? खोल कर देखो। वो मेरे साथ ही बैठ गई। चूंकि मैं जानता था कि अगर मैं वहाँ से उठकर कहीं भी बैठता उसने मेरे साथ लगकर ही बैठना था, इसलिए उसे नजरअंदाज करके मैं पैकिंग खोलने लगा। डिब्बे में काले रंग का एक छोटा सा मोबाइल फोन बंद था। मैंने कहा, ये तो मोबाइल फोन है। उसने इश्तियाक से पूछा, अच्छा है ना? मैंने कहा, हाँ, मगर मेरे किस काम का? बोली, पता है ये तोहफा वगैरह नहीं है। खिलाफ तवक्को वो मेरे करीब से उठकर सरदार के बेड पर बड़े अंदाज से टेक लगाकर बैठ गई। यकीनन वो कोई खास बात करने के मूड में थी और चाहती थी कि मैं पुरसुकून अंदाज में उसकी बात सुनूं, इसलिए वो मुझसे थोड़ा दूर हटी थी। मैंने मुतबस्सम होकर पूछा, तो फिर क्या है? बोली, कल की मश्क के बारे में इल्म है ना? मैंने इस बात में सर हिलाया, हाँ। बोली, तो बात यह है कि मैं तुम्हारे हाथों मश्क से आउट नहीं होना चाहती। तुम सबसे खतरनाक निशानेबाज हो और मैं चाहती हूँ कम से कम मैं तुम्हारी गोली का निशाना न बनूं। मैंने कहा, तो इसमें मोबाइल फोन का क्या किरदार है? क्या ये बतौर रिश्वत की है? बोली, तुम्हें पता है ना सबके पास नक्शा और GPS मौजूद होगा। हाँ तो? बोली, बस मुझे अपनी जगह से आगाह रखना, इसी तरह मैं तुम्हें अपनी जगह से बाखबर रखूंगी। बस हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। मैंने कहा, तुम जानती हो कि हर आदमी कैमरे की आंख की जद में होगा, फिर मैं कैसे बता पाऊंगा? वो बोली, कॉल करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन पर मैसेज भी किया जा सकता है। वो मोबाइल फोन ऑन करके मुझे मैसेज भेजने का तरीका समझाने लगी। बोली, कैमरा घड़ी में लगा है, जब भी मैसेज करना चाहो मोबाइल फोन को उस घड़ी के हाथ के नीचे करके मैसेज भेज देना। न किसी को मोबाइल फोन दिखाई देगा और ना किसी के कानों में तुम्हारी आवाज पड़ेगी। मुझे बज़ाहिर जेनिफर की बात में कोई कबाहत नजर न आ रही थी। उसकी तजवीज़ भी हर सिकम और कजी से पाक थी। उसके मोहब्बत भरे रवैये के जवाब में मैं इतना तो उसके लिए कर ही सकता था। मैंने कहा, तुम किसी और के हाथों भी तो निशाना बन सकती हो। उसने मंतकी अंदाज में कहा, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इंसान डरता तो उसी से है जो उसे नुकसान पहुंचा सके, और इस लिहाज से तमाम स्नाइपर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा तुम हो। तमाम इसी कोशिश में रहेंगे कि तुमसे दूर दूर रहें। मैंने मज़ाही अंदाज में कहा, आज तुम्हारे हाथ में कुछ ज्यादा लंबा बांस नहीं है? वो तकिए से टेक लगाए हुए थी। सीधी होकर बैठते हुए बोली, मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ। मैंने कहा, मुझे यकीन आ गया है। मैंने फौरन दोनों हाथ बुलंद करते हुए शिकस्त का ऐलान किया और वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। थोड़ी देर मजीद मुझे ब्रीफ करने के बाद उसने जाने की इजाजत चाही। जाने से पहले हम तमाम तैयार खड़े थे। तमाम लोग जिस जिस जगह पर खड़े हैं अपने पैक और हथियार वहीं छोड़कर मेरे पास आ जाएं। हमारे इंस्ट्रक्टर कैनिपर टोनी ग्रिफिन ने मेगाफोन के जरिए अपनी बात हमारे कानों तक पहुंचाई, क्योंकि हम तमाम काफी दूर दूर तक बिखरे हुए थे। अपना सामान अपनी जगह छोड़कर हम उसके करीब इकट्ठे हो गए। उसने एक बड़े हॉल की जानिब इशारा किया, सारे इस हॉल में चले जाएं। हमने हुक्म की तामील की। वो सिनेमा के जैसा हॉल था। तमाम फर्श में गड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। कैप्टन टोनी ग्रिफिन ने सामने आकर कहा, हम तुम्हें जंगल में दाखिल करने से पहले जरूरी समझते हैं कि इस जंगल की अंदरूनी तफसीलात बजरिया फिल्म दिखा दें। गो नक्शे और GPS वगैरह तुम्हारे पास मौजूद हैं।
किसी भी इलाके में कार्रवाई करने से पहले स्नाइपर उस इलाके की रेकी करता है और हम तुम्हें रेकी का मौका फराहम नहीं कर सकते, इसलिए जंगल के मुताल्लिक ये तफसीली फिल्म दिखाकर रेकी न करने से होने वाली कमी को पूरा कर रहे हैं। घंटे भर की फिल्म में उस जंगल के मुताल्लिक तमाम तफसीलात मौजूद थी। फिल्म दिखाने के बाद कैप्टन टोनी ग्रिफिन ने हमें कुछ अहम बातों से आगाह किया और बताया कि जंगल में दाखिल होने के बाद हमारे पास फ़कत 1 घंटे का वक्त होगा। उसके बाद तमाम जोड़ियों को इजाज़त होगी कि वो एक दूसरे पर अपना निशाना आजमा सकें। अपनी आंखों की हिफाजत के लिए हमें शफाफ आईनों वाले खुसूसी चश्मे दिए गए थे ताकि पेंट एमुनिशन बराह रास्त आंख पर लगकर कोई नुकसान न पहुंचा सके। अपने सामान की तरफ वापस जाते हुए एक छोटी सी बदमज़गी ये पैदा हो गई कि सरदार लीजोना से कोई बात कहने के लिए उसके करीब लम्हा भर के लिए रुका और वहां से गुजरने वाले श्रीकांत ने तंजिया लहजे में कह दिया कि वो सबसे पहले सरदार की इस नन्ही बुलबुल को निशाना बनाएंगे। जवाबन सरदार ने भी उसे ठीक ठाक जवाब दिया। बात शायद बढ़ जाती मगर जेनिफर ने आकर मामला संभाल लिया और दोनों अपने सामान की तरफ बढ़ गए। सरदार ने अपना पैक उठाते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, अगर जेनिफर ना आ जाती तो इस बनिए को तो मैंने जंगल में घुसने से पहले ही फारिग कर देना था। मैंने कहा, खान साहब फायदा तभी होगा जब जंगल के अंदर उसे निशाना बनाओगे। बोला, मुझे ही टोकते रहना, इन बनियों को सबक सिखाने की ना सोचना। मैंने कहा, इन्हें सबक सिखा तो दिया है, भूल गए लियोपोल्ड टेलीस्कोप की साइड के फायर में कितने शर्मसार और बेइज्जत हो गए थे। सरदार ने मुंह बनाया, उस बात को कई हफ्ते गुजर गए हैं। मैंने कहा, हफ्ते नहीं बेशक साल गुजर जाएं, मगर ये वो जिल्लत फरामोश नहीं कर सकते। वो बोला, अच्छा ठीक है बुकरात साहब, अब चलो, ये न हो अगले हमारी शुरुआत का यहीं इख्तिताम कर दें। मैंने कहा, बहुत बातें करनी आ गई हैं, यकीनन ये लीजोना की मोहब्बत का असर है। वो बोला, हाँ, लीजोना के जिक्र से याद आया, वो कह रही थी जीशान भाई को कह देना कि कम से कम पहले दिन अगर वो हमारे निशाने की जद में आ जाएं तो उन्हें कुछ न कहें। मैंने कहा, हम में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, हम खुद लोगों से छुपते फिर रहे होंगे। बोला, यार मैं कुछ नहीं जानता, अगर लीजोना आज नजर आ गई तो मैं तुम्हें गोली चलाने नहीं दूंगा। सरदार हतमी लहजे में बोला, अच्छा अब फालतू की बातों को छोड़ो, पहले मरहले में छुपने की कोशिश करना होगी, बातें बिल्कुल खत्म, इर्द गिर्द का अच्छी तरह जायजा लो, ये देखो दुश्मन कहाँ कहाँ छुप सकता है। ओके बॉस, सरदार ने मज़ाहिया अंदाज में कहा और हम चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए चलने लगे। आधे घंटे बाद ही मुझे एक मुनासिब जगह दिखाई दे गई थी, मगर मैं सरदार के साथ आगे बढ़ता गया। उस जगह से 100 मीटर दूर जाकर मैं सरदार के साथ एक झाड़ी में छुप गया। खूब अच्छी तरह अतराफ का जायजा लेकर मैंने सरदार को बताया कि हमें पीछे मुड़ना है। उसने सरगोशी की, पहले वहीं रुक जाते। मैंने कहा, हो सकता है कोई हमारी निगरानी कर रहा हो, यहाँ से क्रॉल करके जाएंगे। बोला, ठीक है। सरदार ने मेरी तायद की और हम दोनों ऊंची घास और झाड़ियों में रेंगते हुए पीछे हटने लगे। थोड़ी देर बाद हम मतलूबा जगह पर पहुंच गए थे। घनी झाड़ियों के पीछे घनी शाखों वाला वो दरख्त एक स्नाइपर के लिए बहुत मुनासिब मचान बन सकता था। गो ऐसी आइडियल जगह दूसरों की निगाह में भी बहुत जल्द आ जाती है, मगर वहाँ दरख्त इतनी कसरत से थे कि उस दरख्त का नुमाया होना आसान नहीं था। एक मजबूत शाख पर बैठकर मैंने सरदार को कहा, मैं निगरानी कर रहा हूँ, तुम मचान बनाओ। उसने इस्बात में सर हिलाते हुए अपना पैक उतार कर साइड पर रखा, राइफल दूसरी शाख से लटकाई और मचान बनाने लगा, जबकि मैं चौकन्ना होकर अतराफ का जायजा लेने लगा। मचान की तकमील के साथ हम दोनों उसमें लेट गए। सरदार ने पूछा, अब क्या 3 दिन यहीं गुजारेंगे? मैंने जवाब दिया, नहीं, बस आज का दिन। इस दौरान अगर कोई इस रास्ते से गुजर गया तो अंजाम को पहुंचेगा, दूसरी सूरत में कल जंगल में घूमकर शिकार ढूंढेंगे। उसी वक्त मोबाइल पर मैसेज रिसीव हुआ। मैं सरदार को मोबाइल के बारे में तफसील से बता चुका था, इसलिए उसने टोन की आवाज सुनकर कोई सवाल पूछने से गुरेज किया। मैंने कैमरे की आंख से बचकर मैसेज पढ़ा। जेनिफर ने अपनी जगह का 6 हिंसी हवाला भेजा था। 6 हिंसे हवाले मालूम होने के बाद हम किसी भी आदमी की जगह के बारे में जान सकते हैं कि वो नक्शे के मुताबिक किस जगह पर बैठा हुआ है। आर्मी से मुताल्लिक क़ारीन इस बारे में मुकम्मल आगाह होंगे। दूसरों को समझाने के लिए ये बात काफ़ी है, वरना तफसील बताने की सूरत में तो शायद असल कहानी दरमियान में रह जाए और हम नक्शा बीनी सीखने में लग जाएं। मैंने GPS पर अपनी जगह का 6 हिंसी हवाला लिखकर उसे भेजा और फिर नक्शा निकाल कर जेनिफर की जगह देखने लगा। वो हमसे करीबन 700 मीटर दाएं तरफ मौजूद थी। अचानक सरदार ने सरगोशी भरे लहजे में कहा, जीशान, एक पार्टी इसी तरफ आ रही है। मैंने उसकी बताई हुई समत में निगाह दौड़ाई। दरख्तों की आड़ लेकर 2 आदमी हमारी जाने बढ़ते आ रहे थे। क्या ख्याल है? सरदार ने मुझे दावत दी। बिस्मिल्लाह पढ़ें। मैंने कहा, फासला मालूम करो। मैं टेलीस्कोप साइड के हिफाजती कवर को उतार कर शिस्त बांधने लगा। लेजर रेंज फाइंडर से फासला मालूम करके सरदार ने जवाब दिया, 400 मीटर। एलिवेशन नॉब घुमाकर मैंने 400 की रेंज लगाई और उन दोनों के थोड़ा आगे पहुंचने का इंतजार करने लगा, क्योंकि आगे थोड़ी सी जगह ऐसी थी कि उन्हें झाड़ियों या दरख्तों की आड़ मुयस्सर नहीं आ सकती थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए जूं ही खाली जगह पर आए, मैंने पीछे वाले को निशाना लेकर गोली दाग दी। आंखों से दूरबीन लगाए बगैर सरदार ने फौरन ऐलान किया, हिट। यकीनन पीछे वाले के मुंह से खुद को कोसने का कोई फिक्रा अदा हुआ था। आगे वाला रुक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और जब तक आगे वाले की समझ में कुछ आता मैंने राइफल दोबारा कॉक करके फायर कर दी। दोनों की छातियों पर सुर्ख निशान सब्त हो चुका था। अहकामात के मुताबिक उन्होंने अपने पैक से सफेद रंग की कमीजें निकाल कर पहन ली।
अब उन्हें कोई निशाना नहीं बना सकता था। सरदार ने कहा, अगली दफा मेरी बारी है, और मैंने इस्बात में सर हिला दिया। उस वक्त मेरी समात में हल्के हल्के धमाकों की आवाज गूंजी। यकीनन कोई और जोड़ी मुकाबले से बाहर हो गई थी। दोपहर के करीब हमें बाएं जानिब से एक जोड़ी गुजरती दिखाई दी। मैंने सरदार को मुतवज्जे किया। उसने जल्दी से लेटकर शिस्त बांधी और मैं उनका फासला नापने लगा, मगर उसके फायर करने से पहले फायर की आवाज हमारे कानों में पहुंची। वो दोनों किसी और की गोली का निशाना बन गए थे। सरदार ने मुंह बनाया, धत। मैंने कहा, तुम्हारी किस्मत मोहतरम। उसके बाद शाम के करीब एक और जोड़ी दिखाई दी। दोनों स्नाइपर कहीं मचान बनाने के फिक्र में थे। इस बार सरदार ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की, मगर इस बार भी वो पहले ही किसी और का निशाना बन गए। सरदार जिद होकर बोला, क्या मुसीबत है यार। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी खत्म। वो बोला, ठीक है, तुम अपना शौक पूरा कर लो। सरदार ने अपनी राइफल एक तरफ फेंक दी, मगर उसके बाद कोई ना आया और अंधेरा छा गया। मैंने कहा, एक आदमी को जागना पड़ेगा। सरदार इत्मीनान से बोला, ठीक है, तुम सो जाओ, और मैं राइफल को छाती से लगाकर लेट गया। 1 बजे के करीब सरदार ने मुझे हिलाया। मैंने कहा, ठीक है खान साहब, तुम सो जाओ। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। थोड़ी देर बाद मैं सरदार की भारी सांसों की आवाज सुन रहा था। घंटा 1.5 घंटा बाद मैं फितरी तकाजा पूरा करने के लिए नीचे उतरा। मचान से थोड़ी दूर होते ही मुझे 5-6 गज दूर हल्की हल्की रोशनी की झलक पड़ी। कोई आग जलाकर कुछ पकाने की तगोदौ में था। मैं नीचे उतरने के मकसद को मौखर करते हुए जल्दी जल्दी दरख्त पर चढ़ा। अपने पैक से नाइट विजन गॉगल निकालकर आंखों पर लगाई और राइफल उठाकर नीचे उतर गया। सरदार को उठाने की जरूरत मैंने महसूस नहीं की थी। अंधेरे के बावजूद मैंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और दरख्तों की आड़ लेता हुआ उस जानिब रवाना हो गया। आखिरी 100 मीटर का फासला मैंने क्रॉलिंग करते हुए तय किया था। 20-25 गज दूर रुककर मैं उनकी बातों की तरफ ध्यान दिया। वो शायद कहवा या चाय वगैरह बना चुके थे। पश्तो से मिलते जुलते फारसी लबो लहजे से मैंने फौरन पहचान लिया कि वो ईरानी स्नाइपर थे। दोनों का रुख दूसरी जानिब था। इतने फासले से मुझे शिस्त लेने की भी जरूरत नहीं थी। नाइट विजन साइट उतारे बगैर मैंने पहली गोली फायर की। धमाके की आवाज सुनकर वो उछल पड़े, मगर उनकी किसी हिफाजती तदबीर से पहले मैंने दूसरी गोली भी फायर कर दी थी। गोली की चोट खाते ही उनमें से एक मजाहिया अंदाज में बोला, गुड यार, अब हो कौन, सामने ही आ जाओ। मगर मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर पीछे मुड़ा और तेज कदमों से वहां से रुखसत हो गया। मैं उनके साथ बातचीत करके कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि गोली चलने के बाद अगर वहाँ करीब कोई दूसरी पार्टी मौजूद होती तो वो मुझे निशाना बना सकती थी। वो मुझे अंग्रेजी में मुखातिब हुआ, इसलिए मुझे समझने में कोई मसला नहीं हुआ था। उसी आदमी ने दोबारा आवाज दी, ठीक है ना, बताओ। वैसे शुक्रिया, अब हम जाकर आराम कर सकेंगे। वापसी पर सरदार मुझे सोता हुआ मिला, और उसकी वजह यकीनन ये थी कि एक तो उसे मालूम था कि उसका साथी जाग रहा है, और दूसरा ये कोई असली जंग नहीं थी, वरना एक स्नाइपर इतनी बेफिक्री से नहीं सो सकता। सुबह के करीब मैं एक बार फिर नीचे उतरा और नक्शा खोलकर टॉर्च की रोशनी में जंगल में मौजूद पानी का मकाम तलाश करने लगा। टॉर्च की रोशनी को छुपाने के लिए मैंने एक चादर ओढ़ ली थी। झील उस जगह से 5 किलोमीटर के फासले पर थी। डिग्री फासला वगैरह नोट करने के बाद मैंने नक्शा लपेटकर पैक में डाला और मचान पर चढ़कर सरदार को जगाने लगा। खान साहब उठ जाओ। उठ गया यार, सर्दी सोने ही किधर दे रही है। सरदार जमाई लेते हुए बैठ गया। वाकई सर्दी काफी ज्यादा थी। इसके बावजूद हमने गिली सूटों के नीचे गर्म लिबास पहने हुए थे, फिर भी सर्दी की शिद्दत में कोई खास कमी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने कहा, हरकत करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त यही है। सरदार ने कहा, बस मुझे 10 मिनट दरकार हैं तैयारी के लिए, और मैंने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हम मोहतात अंदाज में झील की जानिब रवाना थे। ऐसी हालत में बातचीत करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होता, इस वजह से हम दोनों की जबान पर भी ताले लगे हुए थे। हम 3 किलोमीटर चले थे कि अचानक मेरे कानों में हल्की हल्की बातों की आवाज पड़ी। अपने कदम रोकते हुए मैंने तस्दीक करनी चाहिए। सरदार ने सवालिया नजरों से मुझे देखा, मगर फिर बातों की आवाज उसके कानों तक भी पहुंच गई। हम दोनों एकदम लेट गए। यहीं रुको, उसे कहकर मैं रेंगता हुआ एक दरख्त के तने की आड़ लेकर उठकर बैठ गया। अभी तक सूरज तुलू नहीं हुआ था, मगर रोशनी फैल चुकी थी। वो दोनों हमसे 50 मीटर दूर होंगे। दोनों अपना सामान पैक कर रहे थे। यकीनन उन्होंने रात वहीं गुजारी थी। मैंने बगैर वक्त जाया किए 2 गोलियां फायर कर दी। दोनों बड़ी आसानी से निशाना बन गए थे। मैं झुककर भागता हुआ सरदार के नजदीक पहुंच गया और हम आगे रवाना हो गए। झील के किनारे एक मुनासिब दरख्त पर मैंने मचान बनाई और वहीं बैठ गए। ड्यूटी का नंबर सरदार का था। हम बमुश्किल ऊपर पहुंचे ही थे कि जेनिफर का पैगाम आ गया। वो मेरी जगह के बारे में पूछ रही थी। मैंने जीपीएस पर देखकर अपनी जगह का 6 हिंसा हवाला दे दिया। झट उसका अगला पैगाम मिला, हम भी इसी जानिब आ रहे हैं, पहुंचकर अपनी जगह के बारे में बताती हूँ। ओके लिखकर मैंने आंखें बंद कर ली। यूं भी सरदार निगरानी कर रहा था, और फिर मुझे ऊँग आ रही थी कि मोबाइल फोन पर पैगाम की हल्की सी घंटी बजी। शायद वो अपनी जगह के बारे में बता रही हो। एक बार तो मेरे जी में पैगाम को नजरअंदाज करने का ख्याल आया, क्योंकि मैं उठकर भी वो पैगाम पढ़ सकता था, मगर फिर न चाहते हुए भी मैंने पैगाम खोलकर पढ़ लिया। पैगाम पढ़ते ही मेरी गनूदगी गायब हो गई थी। जेनिफर ने लिखा था कि उसने श्रीकांत और राजपाल को हमारी तरफ जाते देखा है। मैंने फौरन लिखा, तो निशाना क्यों नहीं बनाया।
उसका शोखी भरा पैगाम मौसूल हुआ। मैं ऐसी हालत में नहीं थी कि उन्हें निशाना बना सकती। मेरा मतलब है कि जब तक मैं कपड़े पहन रही थी वो दरख्तों के झुंड में गायब हो गए थे। यूं भी मैं अपना हथियार अपने साथी के पास छोड़ आई थी और वो मुझसे 50 से 8 मीटर दूर था। मैंने पूछा किस जानिब से आ रहे हैं। उसने लिखा शुमाल। मैंने कहा ठीक है शुक्रिया, और सरदार को मुखातिब हुआ, खान साहब जरा होशियार रहना। उसने बेताबी से पूछा क्या हुआ। मैंने कहा शायद हमारे पड़ोसी इसी जानिब आ रहे हैं। मैंने उसके कान में सरगोशी की और इस बात में सर हिलाते हुए वो चारों तरफ देखने लगा, जबकि मैं दाएं जानिब मुतवज्जे रहा कि वही समत शुमाल में थी। वो मुझे जल्द ही दिखाई दे गए थे। अगर जेनिफर इत्तला न देती तो शायद वो छुपकर हमारी पोजीशन तक पहुंच जाते, मगर सवाल ये था कि उन्हें हमारी जगह के बारे में मालूम था या वो यूं ही एहतियात से हरकत करते आ रहे थे। हमारे छुपने के बारे में सिर्फ जेनिफर जानती थी और जेनिफर से ये बैद था कि वो ऐसा कुछ करती, बल्कि उसने तो मुझे उनके आने की इत्तला दी थी। मैंने कहा सरदार वो देखो। मैंने सरदार को उनकी जानिब मुतवज्जे किया। वो दोनों करीबन 300 मीटर दूर थे। सरदार ने शिस्त बांधते हुए कहा अब मेरी बारी, जबकि मैं उनका दुरुस्त फासला और हल्की हल्की चलने वाली हवा की रफ्तार नाप कर सरदार को मदद देने लगा। स्नाइपर्स का जोड़ियों की शक्ल में हरकत करने का मकसद भी यही होता है कि दोनों में से एक आदमी फायर करता है जबकि दूसरा हवा की रफ्तार, दुरुस्त फासला वगैरह नापता है। 420 मीटर। मैंने उसे फासले से आगाह करके विंड मीटर देखने लगा। 2 किलोमीटर फी घंटा। मैंने उसे हवा की रफ्तार भी बता दी। ठीक है कहकर वो शिस्त बांधने लगा। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली थी। चंद लम्हों के बाद उसने ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ झुककर हरकत करने वाला उलट कर पीछे जा गिरा। फायर की आवाज और हदफ के गिरने के अंदाज को देखते ही मेरा दिल किसी अनजाने खतरे के जेरे असर धड़कने लगा। वो दोबारा शिस्त बांध रहा था कि मैंने उससे राइफल झपट ली। राइफल इधर दो। उसने हैरानी से पूछा क्या हुआ। उसे जवाब दिए बगैर मैंने मैगजीन कैच दबाकर मैगजीन को राइफल से अलहदा किया और मेरे बदतरीन अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा सरदार ये एमुनिशन तो असली है। क्या? सरदार का रंग उड़ गया। मगर मैंने तो पेंट एमुनिशन डाला था। मैंने कहा ये राइफल भी असली है, तुम कल से लिए फिर रहे हो, क्या इतना अंदाजा नहीं हो सका तुम्हें? नागवारी से राइफल नीचे रखते हुए मैंने दूरबीन आंखों से लगाई। उसका साथ ही घुटनों के बल उसके साथ बैठा हुआ शायद उसके जख्म से खून रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त हमारे पास मौजूद वॉकी टॉकी पर एक पैगाम दोहराया गया। मश्क इख्तिताम पजीर हुई। कोई स्नाइपर अब गोली नहीं चलाएगा। मैं दोहरा रहा हूँ, कोई स्नाइपर अब गोली नहीं चलाएगा। एक स्नाइपर शदीद जख्मी हो गया है। तमाम वापस कैंप में आ जाएं। ये पैगाम बार बार दोहराया जाने लगा। अचानक मोबाइल पर जेनिफर की कॉल आने लगी। तमाम एहतियात बालाए ताक रख कर मैंने कॉल रिसीव कर ली। उसके लहजे में परेशानी थी। जी क्या हुआ? मैं गड़बड़ा गया था, पता नहीं। वो बोली जी शायद तुम्हारी गोली से इंडियन स्नाइपर जख्मी हो गया है। यूं करो वापस कैंप लौट जाओ, जख्मी स्नाइपर के करीब न जाना, तुम्हें देखकर वो झगड़ा शुरू न कर दें और किसी को भी असल बात की हवा न लगने देना। मैं वापस आकर तुमसे बात करती हूँ। ठीक है कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैं हक्का बक्का बैठे सरदार को नीचे उतरने का इशारा करने लगा। नीचे उतरते ही मैंने राइफल से जिंदा गोलियां निकाल कर नीचे फेंकी और मैगजीन में पेंट एमुनिशन भर दिया। सरदार के हवाले उसकी राइफल करके हम कैंप की जानिब बढ़ गए। सरदार के चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर मैंने उसे तसल्ली दी, खुद पर काबू पाओ। वो बोला मुझे अच्छी तरह याद है जीशान भाई कि मैंने मैगजीन में पेंट एमुनिशन लोड किया था और ये भी हकीकत है कि मेरे पास डमी राइफल थी। न जाने कब राइफल और एमुनिशन बदली हुआ। मैंने कहा अच्छा फिलहाल खामोश रहो और इस बारे में किसी से बात करने की जरूरत नहीं। उसे चुप करवा कर मैं अपनी सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। मुझे सरदार की बेगुनाही पर कोई शुबा नहीं था, मगर सिर्फ मेरे कहने से कोई उसे बेगुनाह न मानता। सबसे बढ़कर एक इंडियन स्नाइपर उसकी गोली से घायल हुआ था। हमें चलते हुए 10-15 मिनट हुए थे कि एक हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ हमारे सरों पर से गुजर गया। यकीनन वो जख्मी को उठाने जा रहा था। फिर एक चक्कर फजा में काटकर हेलीकॉप्टर नीचे बैठने लगा। हमारे कैंप तक पहुंचने से पहले हेलीकॉप्टर वापस रवाना हो गया था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।